I am Lokendra Kumar. Welcome you on my YouTube channel Electro Classes. In last lecture, we will discuss about the parallel resonance. Today, in this lecture, we will discuss about the power factor and one numerical based on the power factor. So let's start the lecture number 8 of unit 2. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द पावर फैक्टर। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन पावर फैक्टर, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ लो पावर फैक्टर एंड इट्स मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर हम बात करें सबसे पहले पावर फैक्टर को डेफिनेशन की, तो हम पावर फैक्टर को तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन है आपके पावर फैक्टर की, हम उसकी बात करते हैं। तो जब हम यूनिट नंबर सेकंड में एसी सीरीज सर्किट पढ़ रहे थे तो वहां हमने फेज रिलेशनशिप की बात की थी। फेज रिलेशनशिप क्या, एक हमारे पास फेजर था वोल्टेज का, सपोज कीजिए ये आपका वोल्टेज का फेज वेक्टर था और यहां आपकी कोई करंट फ्लो कर रही थी। इन दोनों के बीच में जो एंगल था, अगर आप उसका कोसाइन ले लेते हैं तो वो आपका पावर फैक्टर कहलाता है। मीन अगर हम पहली डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फर्स्ट डेफिनेशन इज इट इज द कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे वहां हमने यूज किया था cos phi इक्वल टू r अपॉन जेड। तो इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द impedance of the circuit। Third one, it is the ratio of active power to टोटल पावर। अगर मैं यहां से डिफाइन करूं तो cos phi इक्वल टू हो जाएगा आपके पास r अपॉन जेड। और अगर हम यहां से बात करें तो cos phi इक्वल टू p अपॉन s। cos phi जो पावर फैक्टर है उसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 1 तक है। ये आपकी पावर फैक्टर की रेंज है। अब अगर हम बात करें पावर फैक्टर सिग्निफिकेंस क्या करता है, तो जो पावर फैक्टर का सिग्निफिकेंस है वो आपको बताता है कि हाउ मच पावर इज यूटिलाइज इन द सर्किट, कितनी पावर आपके सर्किट में यूटिलाइज हो रही है। मीन अगर आपके पावर फैक्टर की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में जो पावर है वो 100% कंज्यूम हो रही है। मीन वहां कोई भी लॉसेस नहीं है। अगर आपके सिस्टम में जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है, दैट्स मीन 80% पावर आपकी कंज्यूम हो रही है और 20% पावर जो है वो वेस्ट हो रही है। तो पावर फैक्टर जो है वो आपके सिस्टम का यूटिलाइजेशन फैक्टर भी कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा पावर सिस्टम की में बात करें, अगर हम पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो अगर सपोज कीजिए हमने किसी लोड को, कोई आपके पास लोड है, हमने उसको P पावर सप्लाई करनी है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। यानी कि अगर मैं पावर की बात करता हूं तो P इक्वल टू वी आई कॉस फाई होगा। अगर मैं लोड में जो करंट जा रही है अगर उसकी बात करूं तो वो आ जाएगी P अपॉन वी कॉस फाई। अगर हम यहां से P और V को कांस्टेंट ले लें then I will be proportional to 1 upon cos phi।
यानी कि जो आपके लोड में करंट फ्लो कर रहा होगा वो पावर फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से आपके पास करंट अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब है अगर सिस्टम का पावर फैक्टर हाई होगा तो करंट की वैल्यू लो होगी। अगर पावर फैक्टर आपका लो होता है तो उस केस में आपके पास करंट की वैल्यू हाई होगी। तो इस रिलेशन से अगर करंट की वैल्यू हाई होती है हमारे सिस्टम में तो क्या इंपैक्ट आएगा, तो हम बोलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होगा, large generators and transformers are required to deliver the same load at low power factor। मीन सेम लोड को, जो हमारा लोड है सेम लोड को अगर हम लो पावर फैक्टर पर डिलीवर करते हैं तो हमें लार्ज जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर का रिक्वायर्ड होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जब पावर फैक्टर लो होगा तो हमारी करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो उस पावर को सप्लाई करने के लिए हमें ज्यादा कैपेसिटी के जनरेटर और हाई रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायर्ड होगी। सेकंड, मोर कंडक्टर मटेरियल इज रिक्वायर्ड इन ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू लार्ज करंट। मीन अगर आपका पावर फैक्टर लो होगा तो करंट की वैल्यू हाई होगी, तो उस करंट को कैरी करने के लिए हमें ट्रांसमिशन लाइन में मोर कंडक्टिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना। थर्ड वन, कॉपर लॉस आर मोर एट लो पावर फैक्टर। कॉपर लॉस आपके ज्यादा होंगे एट लो पावर फैक्टर। क्यों? क्योंकि करंट की वैल्यू ज्यादा होगी और आपको पता है जो कॉपर लॉस होते हैं वो आपके आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं। अगर आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो आई स्क्वायर की वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा होगी, तो वहां से आपके पास पावर फैक्टर वो जो कि लो पावर फैक्टर की वजह से सिस्टम के जो कॉपर लॉस हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर लॉसेज आपके इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है इफिशिएंसी जो होगी वो आपकी डाउन होगी। लो पावर फैक्टर लीड टू लार्ज वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर एंड ट्रांसमिशन लाइन, रिजल्ट्स पुअर रेगुलेशन। मीन अगर आपका लो पावर फैक्टर है तो सिस्टम में आपके लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होंगे। कहां होंगे? ट्रांसफॉर्मर में, जनरेटर में एंड ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, और जिसकी वजह से आपके सिस्टम का जो रेगुलेशन होगा वो आपका पुअर होगा। तो ये कुछ आपके डिसएडवांटेज हैं लो पावर फैक्टर होने से। इसके बाद वो कौन से कॉज हैं जिसकी वजह से आपका पावर फैक्टर लो होता है। तो जितनी भी हम इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं या जो हमारी इंडस्ट्री चलती हैं वहां जो आपके मोटर्स यूज होते हैं, ऑल एसी मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स ऑपरेट एट लो पावर फैक्टर। मीन ये जितने भी मोटर्स आपके लगे हुए हैं और ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं वो आपके लो पावर फैक्टर पे काम करते हैं, एक्सेप्ट अगर आप सिंक्रोनस मोटर एट वेरी लाइट लोड कंडीशन और कम्यूटेटर मोटर को अगर हम छोड़ दें तो इन दो मोटर्स के अलावा रिमेनिंग जितने भी मोटर्स हैं और ट्रांसफॉर्मर हैं वो सब लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं। और पावर फैक्टर डिक्रीज विद द डिक्रीज इन लोड। जैसे जैसे लोड डिक्रीज करेगा पावर फैक्टर आपका इनका डिक्रीज करता जाएगा। तो मेन कॉज आपके पावर फैक्टर को लो बनाने के लिए ये है। सेकंड, इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेसेस। मीन अगर कोई भी इंडस्ट्री किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है तो वहां आपकी फर्नेसेस यूज होती हैं। फर्नेसेस को बोलते हैं भट्टियों को। तो जो आपकी इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेसेस होती हैं लाइक आर्क और इंडक्शन फर्नेस, ये भी आपके लो पावर फैक्टर पर ऑपरेट करते हैं। तीसरा कंडीशन हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री में जो लाइटिंग होती है वहां जो आपके बल्ब यूज होते हैं मरकरी और सोडियम, वो भी आपके लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं। तो इन तीनों रीजन की वजह से आपके सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो लो होता है। अब हम पावर फैक्टर को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? तो इंप्रूव करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं, आपको यहाँ केवल मेथड्स के नाम लिखने हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यूजिंग इंडक्शन मोटर विद फेज एडवांसर सर्किट। मीन इंडक्शन मोटर क्या है?
वो तो आपका लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है, लेकिन अगर हम इंडक्शन मोटर को फेज एडवांसर सर्किट के साथ यूज करते हैं तो ये पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट में काम करती है। दूसरा, कनेक्टिंग द स्टैटिक कैपेसिटर इन पैरेलल विद द इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एट लो पावर फैक्टर। मीन अगर कोई इक्विपमेंट आपका लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है तो हम उसके पैरेलल में एक स्टैटिक कैपेसिटर को ऐड कर देते हैं। उसके ऐड करने से आपके सिस्टम का पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। थर्ड वन, वाई यूजिंग सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर आप उस मशीन को बोलते हैं जब आपकी सिंक्रोनस मोटर वेरी लाइट लोड कंडीशन पर ऑपरेट करती है, तो उस कंडीशन में आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है वो कहलाती है सिंक्रोनस कंडेंसर। अब कैसे पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है हम उसको देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए आपने एक स्टैटिक कैपेसिटर यूज किया है, ये आपके पास कोई कॉइल है, आरएल सर्किट है, ये आपके सिस्टम में पावर फैक्टर को लो कर रहा है। कैसे? अगर मैं बात करूं, ये हमने वोल्टेज अप्लाई किया, ये करंट आपकी आईएल है, ठीक है जी। जब आपके सर्किट में केवल आरएल सर्किट कनेक्ट है तब आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो आपकी आईएल करंट फ्लो करी। लेकिन जब आपने इस कॉइल के अक्रॉस में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया तो इस कैपेसिटर में आईसी करंट फ्लो करेगी और ये 90 डिग्री के लीडिंग से होगी, और इन दोनों के रिजल्टेंट से जो करंट फ्लो करेगा सिस्टम में वो आपका ये करंट होगा जो हमने ये ड्रॉ किया है। ये आपका आफ्टर कनेक्टिंग द कैपेसिटर वो करंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में आपका एंगल था ये एंगल फ्लो कर रहा था जिसको आपने फाइल बोला। अब आफ्टर कनेक्टिंग द कैपेसिटर जो एंगल हो गया है वो φ1 हो गया है। आप देख रहे हो कि जो φ1 है वो लेस देन है φl से, और कॉस में जितनी भी वैल्यू जीरो के नियर चलती हैं वो वैल्यू क्या होती हैं, कॉस जीरो 1 होता है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब अगर एंगल आपका रिड्यूस होगा तो पावर फैक्टर आपका इंप्रूव होगा। तो इस तरीके से हम पावर फैक्टर को इंप्रूव कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अब इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे सिस्टम में पावर फैक्टर को इंप्रूव किया जाता है। तो यहां हमने एक क्वेश्चन लिया है, ए 46 मिली हेनरी इंडक्टिव कॉयल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm. How much current will it draw if connected across 100 volt 50 hertz source? Also determine the value of capacitance that must be connected across the coil to make that power factor of the circuit be unity. अब यहां से हमें दो चीज समझ में आई। क्या? सबसे पहले उसने कॉयल दिया है, एक कॉयल दिया है जिसकी वैल्यू 10 ओम है और ये 46 मिली हेनरी है। इसने कहा है कि इसके अक्रॉस आपने एक सोर्स लगाया है, ये हमने एक सोर्स अप्लाई कर दिया जो 100 वोल्ट का है और 50 हर्ट्ज है। उसने कहा है कि हाउ मच करंट इट विल ड्रॉ, तो करंट आपकी कितनी ड्रॉ होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है आरएल सर्किट के लिए जो इंपिडेंस होता है दैट इज जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू होती है एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, दैट इज 2 पाई इंटू 50 इंटू एल। 46 मिली हेनरी का मतलब 10 की पावर -3। तो हमने ये किया, तो ये वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14.45 ओम। आर आपका गिवन है 10, तो यहां से जेड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 14.45 का स्क्वायर।
ठीक है जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17.574 ओम। ये इंपिडेंस आ गया, तो यहां से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। ठीक है जी, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितना था, 100। जेड की वैल्यू 17.574। तो आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.69 एम्पियर। ठीक है जी। अब अगर मुझे इसका एंगल भी निकालना है तो मैं एंगल निकाल सकता हूं, फाइव इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर से। तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स, एक्सएल है आपका 14.45 और आर है आपका 10। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये एंगल आ जाता है आपका 55.32 डिग्री। ये आपका यहां से निकाला हमने इम्पिडेंस से। अगर आप करंट की बात करेंगे तो वी जेड नीचे था, तो आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5.69 एंगल माइनस 55.32। अब आप कह रहे हो कि माइनस कहां से आ गया? तो जो जेड की वैल्यू थी वो थी आपके पास 17.574, ये उसका एंगल था 55.32। और आपने आई की वैल्यू निकाली है वी अपॉन जेड से, 100 अपॉन 17.574 एंगल 55.32। यहां से आपकी ये एंगल माइनस में आया। अब उसने क्या कहा था? उसने कहा है also determine the value of capacitance that must be connected across the coil। अब उसने क्या किया, इसके अक्रॉस में एक कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिया, सी। ठीक है जी। टू मेक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी। इसका मतलब उसने पावर फैक्टर को यूनिटी बनाने के लिए कहा। तो अब हमने क्या किया, इसके लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ किया। फेजर डायग्राम ड्रॉ किया हमने कैसे? ये वोल्टेज, ये आपके आईएल करंट मान लीजिए जो सीरीज में थी इंडक्टिव वाली ब्रांच में, ये करंट को मान ले आईसी। तो आईसी करंट कहां जाएगी? 90 डिग्री पे। जैसे आईसी ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, कल जब हमने आपको पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस पढ़ाया था तो उस कंडीशन में हमने बताया था आपको कि सर्किट आपका कब होगा? सर्किट आपका पैरेलल रेजोनेंस में कब होगा? जब करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इस करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट फाइंड आउट करता हूं तो रिएक्टिव कंपोनेंट क्या हो जाएगा? REACTIV, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट इज इक्वल टू हो जाएगा आई साइन फाइव। तो आई साइन फाइव के मतलब 69 साइन 5.69 साइन 55.32। अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 5.69 साइन 55.32। दैट विल बी 5.69 साइन 55.32, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4.679। ठीक है जी। अब कैपेसिटेंस के केस में जो आपकी करंट फ्लो करेगी, मीन आईसी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? आईसी इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन एक्सी, और एक्सी की वैल्यू होती है 1/2 पाई एफ सी। नहीं, ये हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, कंट्रोल एक्सी इज इक्वल टू होता है आपका
1/ओमेगा सी। ठीक है जी। तो यहां से एक्स की वैल्यू कौन जाएगा, तो ये हो जाएगा वी ओमेगा सी, और वी ओमेगा सी की वैल्यू होती है 2π/f(c). ठीक है जी। अब ये वाली जो वैल्यू है, करंट की जो ये वाली वैल्यू है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4.679 के। कल हमने यही तो बताया था कि आईसी की वैल्यू जो थी वो इक्वल टू किसके थी, आई एल साइन फाई के। तो हमने यहां से क्या किया, आई सी इज इक्वल टू आई एल साइन फाई। आईसी की वैल्यू है आपके पास V इंटू 2π/f(c), और ये वैल्यू कितनी आई है, 4.679। तो यहां से हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं 4.679 अपॉन 100 इंटू 2π इंटू 50, यानी कि 4.679 अपॉन 10,000 इंटू 2π। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 148.9 माइक्रोफैरेड। तो इस कैपेसिटी का कैपेसिटर अगर हम कनेक्ट करें तो आपका सिस्टम में जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी हो जाएगा। बात समझ में आई ना, ये चीज जो हमने की, ये हमारा पैरेलल सर्किट बन गया। पैरेलल सर्किट में जब आप रेजोनेंस की कंडीशन यूज करेंगे तो रेजोनेंस की कंडीशन के टाइम पे आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है, और प्योरली रेजिस्टिव के केस में आपके सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी होता है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन जो आपकी गिवन थी, ये वो कंडीशन थी। तो इस तरीके से हमने इस सिस्टम में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कैलकुलेट की है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।